दोस्तों पिछले 8 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अभी कुछ सालों में इस कॉन्फ्लिक्ट ने और भी भयानक रूप ले लिया है, जिसकी वजह से आज इन दो देशों के साथ साथ पूरी दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हो गई है। लेकिन ये देश पहले एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, जी हाँ, और ना ही इतनी बड़ी कोई समस्या थी। अगर आप सोवियत संघ का इतिहास देखें तो ये साफ पता चलता है कि एक दौर ऐसा था जब यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। कैसे ये रूस से अलग हुआ और कैसे ये दोनों देश एक दूसरे से अलग हुए, क्या यूक्रेन का इतिहास है, सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर इतिहास की बात करें तो यूक्रेन और रूस के बीच साझी विरासत का इतिहास है, जी हाँ, जो दोनों को जोड़ने के साथ साथ एक ढंग से अलग भी करती है। ये कहानी शुरू होती है 9वीं सदी में मौजूद यूक्रेन की राजधानी कीव से। कीव फर्स्ट स्लाविक एम्पायर की राजधानी थी। बता दें कि इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था और ये खुद को रूस कहा करते थे। यही महान मेडिवल किंगडम आगे जाकर कीवन रूस कहलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस और यूक्रेन दोनों का जन्म इसी महान साम्राज्य से हुआ है। इस एम्पायर में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म का बोलबाला था। साल 1988 में कीव सम्राट व्लादिमीर फर्स्ट या सेंट व्लादिमीर सेवाटोस्लाविच द ग्रेट ने इस बिलीफ को अपनाया था। व्लादिमीर फर्स्ट ने मेडिवल रशिया किंगडम का विस्तार किया और मौजूदा बेलारूस, रूस और यूक्रेन से लेकर बाल्टिक सागर तक अपना साम्राज्य बना लिया। अब इन क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों से बेलारूसी, यूक्रेनी और रूसी भाषाएं निकली और यही साझी विरासत इन तीनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। जैसे कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि रूसी और यूक्रेन लोग एक हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये सच नहीं है। वो कहते हैं कि दोनों के देशों की उत्पत्ति बेशक ही एक राज्य से हुई हो, पर बीती 9 सदियों में यूक्रेन का परसेप्शन काफी अलग रहा है, क्योंकि यूक्रेन में जो आज हालात हैं उसके जिम्मेदार वहां अलग अलग समय पर राज करने वाले अलग अलग ताकतों ने किए हैं। ऐसे में यूक्रेन को एक क्षेत्र या एक पहचान में बांधने की बजाय एक अलग देश की तरह देखना बहुत जरूरी है। 13वीं सदी में रूस राज्य के कई सूबों पर मंगोल साम्राज्य का कब्जा हो गया था, लेकिन 14वीं सदी में कमजोर होते हुए मंगोल राज का फायदा मॉस्को और लिथुएनिया नाम के 2 सूबों को हुआ। इन दोनों ने रूस को आपस में बांट लिया। अब कीव और इसके आसपास के क्षेत्र पर लिथुएनिया सूबे का कब्जा हुआ। यही लोग यहाँ पर रेनेसा और रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी लेकर आए। वेस्टर्न यूक्रेन के एंड गलेशिया कार्पेथियन गलेशिया रीजन पर हैब्सबर्ग साम्राज्य का राज रहा। उस इलाके में अब भी उस काल की सांस्कृतिक विरासत देखी जा सकती है। ऐसी बहुत सी वजहें दोस्तों की पश्चिमी यूक्रेन का इतिहास पूर्वी यूक्रेन से एकदम अलग रहा है। जैसे कि पश्चिमी यूक्रेन में कई लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के फॉलोअर नहीं हैं, वे ईस्टर्न कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं। ये बिलीफ पोप को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती है। इसके अलावा यूक्रेन का क्राइमिया एरिया भी बाकी हिस्सों से काफी अलग है। बता दें कि क्राइमिया का संबंध ग्रीक और तातार लोगों से रहा है और मेडिवल टाइम्स में क्राइमिया रूसी और ऑटोमन साम्राज्य के अधीन भी रहा है। यूक्रेन के लोग इस क्षेत्र को अपना बायां किनारा मानते हैं। मौजूदा यूक्रेन जहां है उसके मध्य और उत्तर पश्चिम इलाके में 17वीं शताब्दी में एक राज्य था, जिसे साल 1764 में रूस की एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ने विलय कर लिया था। उन्होंने पोलैंड के अधिकार वाले यूक्रेन के इलाके पर भी अपना अधिकार हासिल कर लिया था, जिसके बाद आने वाले सालों में एक पॉलिसी ऑर्डर के तहत यूक्रेन की भाषा के इस्तेमाल और स्टडी पर रोक लगा दी गई। आस्था को लेकर भी लोगों पर दबाव बनाया गया और इस तरह एक स्मॉल एथनिक ग्रुप बना दिया गया। इसी बीच पश्चिम के कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चली और इसका असर पोलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नजर आया। इस दौरान यहाँ कई लोगों ने रूस के लोगों से अलग दिखाई देने के लिए खुद को यूक्रेनी बताना शुरू कर दिया। लेकिन 20वीं सदी में रूस की क्रांति हुई और सोवियत संघ का गठन हो गया। इस दौरान यूक्रेन को एक देश बनाने के ख्याल को नई शक्ल मिली। इसके बाद सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने पर पोलैंड से पश्चिमी यूक्रेन का हक हासिल कर लिया। 1950 के दशक में मॉस्को ने क्राइमिया को यूक्रेन के हवाले कर दिया था। ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था। सोवियत सरकार ने यूक्रेन पर और जोरदारी के साथ रूस का इम्पैक्ट थोपने की कोशिश की। कई बार यूक्रेन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ रही थी। फिर आया 1930 का दशक, जब सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन के लाखों लोग स्टालिन की ओर से जबरन थोपे गए और अकाल की वजह से मारे गए। इसके बाद स्टालिन ने वहां बड़ी संख्या में सोवियत लोगों को बसाया। इसमें से कई यूक्रेनी भाषा नहीं बोल पाते थे, जिस वजह से इस इलाके में उनके संपर्क और संबंध भी बेहद लिमिटेड रह गए थे और ये कोशिश पूर्वी इलाके को फिर से बनाने की थी। हालांकि सांस्कृतिक रूप से सोवियत संघ कभी यूक्रेन पर आधिपत्य साबित नहीं कर सका। सोवियत संघ के केंद्र की ओर से आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य फैसले भले ही थोपे जाते रहे, लेकिन सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में यूक्रेन के पास एक स्पेशल ऑटोनॉमी थी। तब
दबदबा भले ही रूस भाषा का था, लेकिन प्राइमरी स्कूल में बच्चे यूक्रेनी भाषा सीखते रहे। इस भाषा में कई किताबें छपी। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूक्रेनी में शिक्षित लोगों के बीच एक मजबूत राष्ट्रवादी अभियान शुरू हुआ। साल 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और साल 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच संधि हुई और इसके जरिए यूक्रेन की सीमाओं की अखंडता की पुष्टि हुई। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी खामियां रह गई दोस्तों, जिससे दरारें बनी रही हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोगों के रूस के साथ गहरे रिश्ते हैं। यहाँ रहने वाले लोग रूसी भाषा भी बोलते हैं और रूढ़िवादी भी हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी देशों का प्रभाव नजर आता है। पोलैंड और हंगरी का असर यहाँ दिखता है। यहाँ रहने वाले कैथोलिक हैं और अपनी भाषा बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 30 साल पहले सोवियत संघ से यूक्रेन आजाद हुआ था, लेकिन देश साल दर साल इंटरनल सेपरेटिज्म से जूझता रहा और इस कगार पर पहुंच गया। अब आइए आपको इस देश के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ ले चलें। साल 2008 में नाटो ने वादा किया था कि एक दिन यूक्रेन गठबंधन का सदस्य होगा। 2010 में यूक्रेन में हुए राष्ट्रपति चुनावों में यानुकोविच ने राष्ट्रपति पद हासिल किया, जिसके बाद यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह में रूसी नौसेना को लीज के बदले में दोनों देशों के बीच गैस मूल्य समझौता हुआ। वहीं साल 2013 में यानुकोविच सरकार ने यूरोपीय यूनियन के साथ बिजनेस नेगोशिएशन पोस्टपोन की और मॉस्को के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बहाल करने का विकल्प चुना। साल 2014 यूक्रेन में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद संसद ने यानुकोविच को पद से हटा दिया गया। डोनबास के पूर्वी क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों ने आजादी की घोषणा की। पश्चिम समर्थित एजेंटों के साथ बिजनेसमैन पेट्रो पोरोशेंको ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। इसी साल एम्स्टरडैम से कुआलालंपुर जा रहे एक यात्री विमान MH17EN को मिसाइल से मार गिराया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने रूस पर उंगली उठाई, लेकिन उसने इनकार किया। साल 2017 में यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के बीच एसोसिएशन एग्रीमेंट हुआ और इस वजह से वस्तुओं और सर्विसेज के फ्री ट्रेड के लिए बाजार खुले और वीजा फ्री ट्रैवलिंग मुमकिन हुई। साल 2019 में व्लादिमीर जेलेंस्की ने पोरोशेंको को राष्ट्रपति चुनाव में हराया और पूर्वी यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का वादा किया, जिसके बाद साल 2021 में जेलेंस्की ने बाइडेन से अपील की कि वह यूक्रेन को नाटो में शामिल होने दे। लेकिन यूक्रेन में क्रेमलिन समर्थक विपक्षी नेता विक्टर मेडवेडचुक पर जेलेंस्की सरकार ने प्रतिबंध लगाए। रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैन्य जमावड़ा किया, जिसके बाद रूस पर यूक्रेन ने पहली बार पूर्वी सीमा पर तुर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस पर रूस ने नाराज होकर सैन्य जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया और आज अमेरिका और रूस को राजनयिक यूक्रेन पर मतभेदों को कम करने में असफल रहे। रूसी बलों का बेलारूस पहुंचना शुरू हो गया और तनाव लगातार बढ़ता गया। दोस्तों आज भले ही यूक्रेन और रूस में युद्ध के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था जब रूस यूक्रेन के रिश्ते सामान्य थे। रूस के बाद यूरोपियन महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है। आज यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। यूक्रेन साल 1918 से 20 में एक बार को तो आजाद देश बन गया था, लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच में पश्चिमी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया का शासन हो गया था और उसके बाद यूक्रेन यूक्रेनी सोवियत समाजवादी के रूप में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। बता दें कि यूक्रेन की मॉडर्न इकोनॉमी को सोवियत संघ की बड़ी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में डेवलप किया गया था। जी हाँ, सोवियत संघ के इन्वेस्टमेंट फंड का एक छोटा हिस्सा प्राप्त करते हुए और कम टारगेट प्राइस के साथ माल का एक्सेस रेशियो का प्रोडक्शन करते हुए यूक्रेन इंडस्ट्रियल का एक बड़े हिस्से का प्रोडक्शन करने में सक्षम था। खासतौर से सोवियत इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर इसकी नेशनल रेवेन्यू का 5वां हिस्सा सोवियत संघ के अन्य हिस्सों खासतौर से रूस और कजाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फाइनेंस करने में मदद करता है। दोस्तों तो ये रहा यूक्रेन का सारा इतिहास। आपको कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ध्यान रखें।